एक बार की बात है, नागलोक में नागराज ने बहुत सारी शादियां की हुई थी। वो सभी पत्नियों को समय नहीं दे पाते थे, जिस कारण उनकी सारी पत्नियां परेशान रहती थीं। उन्हीं में से एक थी अर्पिता नागिन। अर्पिता नागिन नागराज की सबसे पहली पत्नी थी। एक दिन अर्पिता नागिन अपने कक्ष में तैयार हो रही थी। उन्हें सजाने के लिए दासियां गहनों के ढेर लेकर खड़ी थी। अपने आप को आईने में देखकर नागरानी अर्पिता दासी से कहती है, लग रही हूँ ना मैं नागराज की सबसे खूबसूरत नागरानी। मेरा दिल कहता है कि मैं खुद की ही नजर उतार लूं। तभी दासी कहती है, ये लीजिए नागरानी, ये वाला हार पहन लीजिए। नहीं, ये हार नहीं, दूसरी वाली दो, ये हार पुराना हो गया है। इस हार की तरह ही आप भी पुरानी हो गई हैं नागरानी, इसलिए आप कितना भी श्रृंगार कर लो, नागराज आपको कोई भाव नहीं देने वाले और ना ही आपके साथ वक्त बिताने वाले हैं। तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे श्रृंगार करने से कोई फायदा नहीं है? हाँ नागरानी, यही सच है। अब आपकी उम्र हो गई है, ऐसे में आप खूबसूरत कहाँ से दिखेंगी? फिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं जवान दिखूं? मेरे पास एक उपाय है नागरानी। कैसा उपाय? मैंने सुना है कि कहीं पर ऐसी भी जगह होती है जहाँ किसी को भी बेहद खूबसूरत बना दिया जाता है। क्या तुम सत्य कह रही हो? हाँ नागरानी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। तुम जानती हो ये जगह कहाँ है? नहीं नागरानी, वो तो आपको खुद ही पता लगाना होगा। ठीक है, अब तुम मेरा जादू देखो। मैं अभी जादू से काया पलट करने वाले को बुलाती हूँ। ऐसा कहकर नागरानी अपनी आंखें बंद करती है और जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने एक मॉडर्न सी दिखने वाली ब्यूटिशियन राधा प्रकट हो जाती है। राधा नागरानी अर्पिता को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी अर्पिता नागिन उससे कहती है, तुम तो वही हो ना जिसे काया पलट करने का जादू आता है? ये मैं कहाँ पर आ गई? यहाँ पर सभी कितने भयंकर दिख रहे हैं। सब कुछ इतना डरावना सा लग रहा है। मुझे कोई बचाओ। क्या सच में तुम्हें श्रृंगार देवी हो? क्या श्रृंगार देवी? श्रृंगार देवी का मतलब होता है ब्यूटिशियन। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्यूटिशियन हूँ? मेरा मतलब श्रृंगार देवी। अरे मुझे पता है, तभी तो मैंने अपने जादू से तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्या जादू? हे भगवान, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? पहले अचानक से मुझे ये अजीब अजीब लोग नजर आने लगे और अब इनकी अजीब अजीब सी बातें। कहाँ फंस गई मैं? हे भगवान, मुझे बचा लो। तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस तुम अपने जादू से मुझे सुंदर बना दो। मतलब तुम्हें मुझसे मेकअप करवाना है? लेकिन बिना सामान के मैं तुम्हारा मेकअप कैसे करूंगी? और यहाँ पर दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कोई पार्लर भी है। देखो, अगर तुमने मेरा श्रृंगार नहीं किया और मुझे खूबसूरत नहीं बनाया तो मैं तुम्हें डस लूंगी। और मेरे जहर को साधारण जहर मत समझना। मेरे एक बूंद जहर से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नागरानी की ये बातें सुनकर राधा मन ही मन सोचती है, अरे यार, अब ये क्या मुसीबत है? ये तो मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैंने इसका मेकअप नहीं किया तो ये मुझे मार देगी। ये सोचकर राधा नागिन से कहती है, देखो खूबसूरत नागिन, मेकअप करने के लिए मेकअप का सामान लाना पड़ता है और यहाँ पर तो कोई सामान नहीं है, इसलिए मुझे अपने ब्यूटी पार्लर में जाकर सामान लाना होगा। क्या सामान चाहिए तुम्हें? तुम बस एक बार नाम बताओ, पलक झपकते ही वो सारा सामान तुम्हारे सामने होगा। राधा नागिन को सारा ब्यूटी प्रोडक्ट बता देती है और पलक झपकते ही नागिन वो सारी चीजें प्रकट कर देती है, जिसे देखकर राधा बोलती है, अरे बाप रे बाप, मैंने तो अभी ही नाम बताया था और सारे सामान की डिलीवरी हो भी गई। सच सच बताना नागिन, कौन सा शॉपिंग वेबसाइट इस्तेमाल करती हो? तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। तुम्हें जिस काम के लिए लाया गया है उस काम पर ध्यान दो, समझी तुम? नागिन की ये बात सुनकर राधा खुद में ही बड़बड़ाने लगती है, अरे यार, इसके अलग ही खुजली है। एक तो गंदा सा मुंह लेकर पार्लर आई है, मतलब पार्लर वाली को ही उठा कर ले आई है और पैसे तो देने से रही। उसके बाद राधा नागरानी के चेहरे पर फेशियल और ब्लीच करती है, जिससे उसका चेहरा खिल उठता है। उसके बाद राधा नागरानी के बालों को अच्छा सा कलर कर देती है और उसके चेहरे का मेकअप करती है। इतना सब कुछ करने के बाद जब अर्पिता अपने आप को आईने में देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, कसम है इच्छाधारी नाग नागिनों की, अब लग रही हूँ मैं बिल्कुल नागरानी जैसी।
मैडम, इसे ब्राइडल मेकअप कहते हैं। पृथ्वी लोक पर इसके बहुत चार्जेस हैं, पर आप तो 1 रुपया भी देने से रही। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, पैसों के बारे में कहा है ना, समझ कैसे आएगा। अच्छा सुनो, अब से तुम इस नागलोक में ही रहोगी। मैं अभी अपना श्रृंगार नागराज को दिखा कर आती हूँ। नागरानी की ये बात सुनकर राधा बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही नागरानी अपनी दासी को बुलाती है। दासी, जल्दी आओ, काया पलट वाली बेहोश हो गई है, जरा इसको होश में तो लाओ। नागरानी की बात सुनकर दासी आती है और एक पतीला पानी राधा के ऊपर डाल देती है। राधा की एकदम से आँख खुलती है। वो कहती है, देखो नागरानी, मैंने तुम्हारा इतना अच्छा मेकअप कर दिया, मतलब तुम्हारी काया पलट कर दी, लेकिन फिर भी तुम मुझे घर नहीं जाने दे रही हो। ये तो गलत बात है ना। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं नहीं गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा। देखो, अब तुम्हें यहाँ तो रहना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकती? एक रास्ता है मेरे पास, तुम्हारे परिवार वालों को भी यहीं ले आती हूँ। खबरदार जो तुम मेरे परिवार वालों को यहाँ लाई। मेरी दोनों बेटियाँ सांप से बहुत डरती हैं, उनको तो यहाँ हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है, आप तो यहीं पर अपना पार्लर, मेरा मतलब है काया पलट, क्यों नहीं खोल लेती? लेकिन मुझे तो मेकअप करना आता ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी? मैं सिखा दूंगी आपको बहुत अच्छा मेकअप करना, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसमें तो समय लगेगा। मेरे परिवार वाले तो मेरी चिंता करने लगेंगे। अरे इसका समाधान तो मेरे पास है, तुम्हें पता नहीं है, भोलेनाथ की साक्षात कृपा है मेरे ऊपर। मेरे पास बहुत ज्यादा शक्तियाँ हैं। मैं अपनी शक्ति से पृथ्वी लोक का समय रोक सकती हूँ। तो जब तक तुम मुझे मेकअप नहीं सिखा देती, मैं पृथ्वी लोक का समय रोक देती हूँ। जब मुझे सारा मेकअप आ जाएगा तो तुम पृथ्वी लोक पर चली जाना। सच में ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अब बताओ, तुम्हें ये मंजूर है? मंजूर करना ही पड़ेगा, अब तुमने कोई बहाना भी तो नहीं छोड़ा ना। राधा की इस बात पर नागरानी हंसने लगती है। नागरानी पृथ्वी लोक का समय रोक देती है और राधा नागरानी को पार्लर का सारा काम सिखाने में लग जाती है। पूरे 1 महीने तक लगातार ये सब चलता रहता है और 1 महीने बाद अर्पिता नागिन मेकअप सीख जाती है। फिर राधा कहती है, नागरानी जी, आपने तो सारा मेकअप सीख लिया, अब फटाफट अपना पार्लर खोल लीजिए। आखिर कंस्ट्रक्शन में भी तो कुछ समय लगेगा ना। क्या? ये क्या होता है? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, मतलब पार्लर बनाने में भी तो समय लगेगा ना। नहीं तो पार्लर बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर नागरानी राधा को लेकर एक खुली जगह पर जाती है और पलक झपकते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्लर खड़ा हो जाता है। अरे यार, मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड है। नागिन अपने नए जादुई पार्लर के उद्घाटन के लिए नागराज को बुलाती है। नागराज पार्लर का उद्घाटन करने आते हैं। नागराज अर्पिता नागिन को देखकर बोलते हैं, अर्पिता नागिन, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र बढ़ने की जगह कम हो रही है। आप तो दिन प्रतिदिन जवान दिख रही हैं और आपका ये काया पलट तो बहुत खूबसूरत है। आइए इसका उद्घाटन करते हैं। शुक्रिया महाराज, ये इस नागलोक का पहला काया पलट है, इसलिए मैंने इसको आपका नाम दिया है, नागराज नरेंद्र काया पलट। शुक्रिया अर्पिता नागिन, लेकिन आपने ये विद्या कहाँ से सीखी? नागरानी राधा को आगे करती है और कहती है, ये है हमारी गुरु, इन्होंने ही हमें इतनी अच्छी विद्या दी है। नागराज राधा से कहते हैं, वाह, आपके हाथों में तो सच में अद्भुत कला है, आप यहीं क्यों नहीं रह जाती? राधा जैसे ही ये बात सुनती है, उसका सिर फिर से चकराने लगता है, लेकिन इस बार वो खुद को संभाल कर कहती है, देखिए नागराज, मैंने वैसे ही यहाँ बहुत समय बिता लिया है, अब अगर मैं यहाँ एक पल भी रही तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो क्या है ना, मुझे आपके नागलोक में सांस नहीं आती है। अच्छा जी, चलिए आप हमसे एक वरदान मांग सकती हैं। हाँ, मुझे एक वरदान चाहिए, मुझे मेरे घर भेज दीजिए और पृथ्वी लोक का समय फिर से चला दीजिए। राधा के ऐसा कहने पर महाराज उसकी बात मान लेते हैं और पृथ्वी लोक का समय वापस से चालू करके उसे वापस घर भेज देते हैं। फाइनली बहुत दिन बाद राधा अपने परिवार वालों से मिलती है और लंबी सांस लेते हुए कहती है, ओह बाल बाल बची।
जादुई 2 झाड़ू। गंगा नदी किनारे बसे एक छोटे से गांव में रूपा और कविता नाम की 2 बहनें अपनी सौतेली माँ सुनंदा और पिता किशन लाल के साथ रहती थी। सुनंदा की पहले पति से मोनिका नाम की एक बेटी थी। सुनंदा रूपा और कविता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो घर का सारा काम उन्हीं दोनों से करवाती थी और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया करती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ मुझे नए कपड़े लाने हैं, कुछ पैसे दे दो। 1 साल हो गया है, आपने हमें एक जोड़ी नया कपड़ा नहीं दिलाया। देखो हमारे कपड़े जगह जगह से फट गए हैं। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मैं कहाँ से लेकर दूँ तुझे नए कपड़े? यही फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर ले। चल भाग यहाँ से और अपना काम कर। तभी वहाँ सुनंदा की बेटी मोनिका आई और बोली, माँ आज मैं मॉल गई थी, मैंने वहाँ बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस देखे। मुझे अभी वो ड्रेस खरीदनी है, तो मुझे 5000 रुपए दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटी, तुझे कोई चीज पसंद आए और मैं तुझे पैसे ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? ये लो 5000 रुपए, कम पड़े तो मेरा ATM कार्ड ले जा। माँ आपने मोनिका को कपड़े खरीदने के लिए 5000 रुपए दिए, लेकिन आप तो कह रही थी आपके पास पैसे नहीं है। पिताजी को शहर से आ जाने दो, मैं उन्हें इस बार सब कुछ बता दूंगी कि आप हम पर कितना अत्याचार करती हो। हमें पहनने के लिए नए कपड़े नहीं देती और सिर्फ एक टाइम का खाना देती हो, वो भी बासी। मैं पिताजी को सब कुछ बताऊंगी। लगता है तो कल की पिटाई भूल गई है। देखती हूँ तू कैसे बताती है अपने बाप को। रुक तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर सुनंदा रूपा को मारने लगी। इतने में वहाँ कविता आई और बोली, मेरी बहन को मत मारो, मेरी बहन को मत मारो, इसे छोड़ दो। तू चुप कर, नहीं तो तेरा भी यही हाल करूँगी कि याद रखेगी। अपनी बहन को समझा ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चली थी मेरी शिकायत करने, आगे से अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम दोनों की खाल खींच लूंगी। लेकिन आज तेरी बहन को खाना नहीं मिलेगा, आज मैं इसे स्टोर रूम में बंद कर रही हूँ। ये कहते हुए सुनंदा ने रूपा को स्टोर रूम में बंद कर दिया। तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? तू भी स्टोर रूम में बंद होना चाहती है क्या? तुझे जो काम बोला था वो कर लिया? हाँ माँ, मैंने सारे कपड़े धो डाले हैं और बर्तन भी साफ कर लिए। तो फिर यहाँ खड़ी क्यों है? जाकर खाना बनाने की तैयारी कर, बहुत जोरों की भूख लग रही है। काम करते करते कविता के हाथों में छाले पड़ चुके थे, फिर भी वो बेचारी सारा दिन भर काम करती रही। सारा काम खत्म हो जाने के बाद कविता खाना लेने सुनंदा के पास गई। माँ मैंने सारा काम कर दिया है, मुझे मेरे हिस्से का खाना दे दीजिए और रूपा को भी खाना दे दीजिए। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है, भूखी प्यासी है। आगे से वो अपना मुंह बंद रखेगी। रूपा छोटी है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। माँ आप उस रूपा की बच्ची को खाना मत देना, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। बेटी तू बोल तो बिल्कुल ठीक रही है, मैं उस करमजनी को खाना नहीं दूंगी। देख कविता, अगर तुझे अपने हिस्से का खाना चाहिए तो ले जा, वरना तू भी भूखे पेट सो जा। वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगी। कविता दुखी मन से अपने हिस्से की सूखी रोटी लेकर अपने कमरे में चली गई। माँ ने तो बस मेरे हिस्से की एक सूखी रोटी ही दी है, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को भूखा नहीं रख सकती। ये रोटी मैं अपनी बहन को दे देती हूँ। ऐसा कहकर कविता सुनंदा और मोनिका की नज़रों से बचकर अपने हिस्से की रोटी अपनी छोटी बहन को देने स्टोर रूम में चली गई। रूपा जल्दी से तुम ये रोटी खा लो। दीदी ये तो आपके हिस्से की रोटी है, मैं नहीं खाऊंगी। आप तो सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करती हो, इस रोटी को आप खा लो। नहीं रूपा, मैं तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। एक काम करते हैं, हम ये रोटी आधी आधी खा लेते हैं। फिर दोनों बहनें उस रोटी को आधी आधी खाकर ऊपर से पानी पीकर सो जाते हैं। इस तरह रूपा और कविता की दुखों से भरी जिंदगी कट रही थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें जंगल में लकड़ियां लेने जा रही थी।
तभी उन्हें जंगल में एक बूढ़ी औरत बेहोशी की हालत में मिली। दोनों बहनों ने तुरंत उस बूढ़ी औरत को पास ही एक नदी से पानी उनके चेहरे पर छिड़का। तभी वो बूढ़ी औरत होश में आ गई। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बूढ़ी जादूगरनी हूँ और यही पास ही जंगल के उस पार में मेरा घर है। मैं जंगल में अपने लिए जादुई औषधि लेने आई थी। तभी अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। लेकिन तुम दोनों कौन हो और तुम्हारे कपड़े फटे हुए क्यों हैं? ना ही पैरों में चप्पल है। क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? बताओ मुझे, क्या पता मैं तुम दोनों की मदद कर सकूं। बूढ़ी जादूगरनी की बात सुन दोनों बहनें रोने लगी। फिर रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। ऐसी दुष्ट और अत्याचारी सौतेली माँ ऊपर वाला किसी को ना दे। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर बूढ़ी जादूगरनी रूपा और कविता को अपने घर ले गई। फिर उन दोनों को पेट भर खाना खिलाया और पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी दिए। जाते वक्त जादूगरनी ने दोनों बहनों को 2 जादुई झाड़ू देते हुए कहा, बेटी ये जादुई 2 झाड़ू है, इसे तुम अपने पास रख लो। इस जादुई झाड़ू की मदद से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम जादुई झाड़ू से जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। अच्छा, तुम दोनों इस जादुई झाड़ू के ऊपर बैठ जाओ, ये तुम्हें घर पहुंचा देगा। फिर कुछ ही मिनटों में जादुई झाड़ू ने उन दोनों बहनों को घर पहुंचा दिया। अब उन दोनों को घर का काम नहीं करना पड़ता था। सारा काम मिनटों में जादुई झाड़ू कर देती थी। साथ ही अब उन्हें पहले की तरह सूखी रोटी खाकर नहीं सोना पड़ता। जादुई झाड़ू से कहकर वो बहनें पेट भर खाना खाते। उन दोनों ने जादुई झाड़ू को सुनंदा और मोनिका की नजरों से छुपा कर रखा था। लेकिन एक दिन, मॉम मुझे कुछ शक हो रहा है। मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ, वो दोनों बहुत खुश रह रही है। आप उन दोनों से कितना काम करवाती हो, फिर भी वो थकती नहीं है। कल आपने रूपा को कितना मारा था, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है। और उनके पास नए कपड़े कहाँ से आए? हाँ मेरी बेटी, मुझे भी लगता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ वो दोनों घर का काम कुछ ही मिनटों में खत्म कर देती है। चलो चलकर पता लगाते हैं। ऐसा कहकर सुनंदा और मोनिका उस दिन रूपा और कविता पर नजर रखने लगी। तभी उन्होंने कविता को झाड़ू से बात करते हुए देखा। हे जादुई झाड़ू, तुरंत घर की सफाई कर दो। इतना कहते ही घर मिनटों में साफ हो गया। ये देख दोनों माँ बेटी हैरान रह गई। फिर कुछ देर बाद रूपा ने भी जादुई झाड़ू से कहा, हे जादुई झाड़ू, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे जल्दी से छोले पूड़ी खाने को दे दो। रूपा के कहते ही तुरंत छोले पूड़ी की प्लेट प्रकट हो गई। ये सब देख सुनंदा बोली, अच्छा तो इन महारानियों के पास जादुई झाड़ू है, इन दोनों को तो मैं अभी बताती हूँ। चल बेटी मेरे साथ। इतना कहकर सुनंदा उन दोनों के पास गई। क्यों रे करमचली, तुम दोनों के पास जादुई झाड़ू कहाँ से आई, बता मुझे। मॉम, हम ये जादुई झाड़ू इन दोनों बहनों से छीन लेते हैं। माँ, हमें जादुई झाड़ू से अपने लिए बहुत कुछ मंगवा सकते हैं। सुनंदा उन दोनों की खूब पिटाई करती है। उसके बाद सुनंदा और मोनिका दोनों से झाड़ू छीनकर अपने अपने कमरे में चली गई। फिर वो दोनों जादुई झाड़ू से बोली, जादुई झाड़ू, जल्दी से मेरा कमरा रुपयों से भर दे। इतना कहते ही रुपयों के बजाय वहाँ पर ढेर सारे सांप आ गए। ये देख सुनंदा डर के मारे कमरे से भाग खड़ी हुई। वहीं दूसरी ओर मोनिका ने भी जादुई झाड़ू से कहा, जादुई झाड़ू, मुझे ढेर सारे नए मॉडर्न और फैशनेबल ड्रेस दे। मोनिका के कहते ही जादुई झाड़ू एक विशाल सांप में बदल गया।
ये देखकर मोनिका भी अपने कमरे से भाग खड़ी हुई। सांप! मॉम बचाओ मुझे। अरे बेटी, मैं यहाँ हूँ, जल्दी आ जाओ स्टोर रूम में। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता है वो झाड़ू एक बड़े से सांप में बदल गया। हाँ बेटी, मेरे कमरे में भी ढेर सारे सांप आ गए थे। हम कुछ देर के लिए यहीं छुप जाते हैं। ये सब उन दोनों ने किया है, हम उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। वे दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वो जादुई झाड़ू वहाँ प्रकट हो गए और उन दोनों की पिटाई करने लगे। बचाओ मुझे, हाय मैं मर गई। मॉम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ मुझे। तभी उन दोनों जादुई झाड़ू में से आवाज आई, सुनंदा, तुम्हारी बेटी ने मिलकर उन दोनों बहनों पर इतना अत्याचार किया था, उसकी सजा तुम्हें मिल रही है। आखिर वो दोनों भी तो इंसान हैं, उन्हें भी तो दर्द होता है। नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अभी जाकर रूपा और कविता बेटी से माफी मांगते हैं। अब मोनिका सुनंदा को समझ आ जाता है कि उन्होंने जो भी अब तक रूपा और कविता के साथ किया वो बहुत गलत किया। फिर उसके बाद वो दोनों रूपा और कविता से माफी मांगती है। रूपा बेटी, कविता बेटी, मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी बच्चियों, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया, तुम दोनों मुझे भी माफ कर दो। मेरी प्यारी बहनों, आज के बाद हम दोनों खुशी खुशी मिलजुल कर रहेंगे। हम दोनों माँ बेटी को प्लीज माफ कर दो। रूपा और कविता सुनंदा और मोनिका को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से रूपा और कविता जादुई झाड़ू की मदद से अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ हंसी खुशी मिलकर रहने लगी।